4 जून 1969 रात के 11:41 वैली जो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क, कैलिफोर्निया। यह रात चंद्रमा की शांति से भरी थी। इस लोकप्रिय सार्वजनिक पार्क में अचानक एक कार आ गई और एक पुरुष ने निकलकर कुछ कदम बढ़ाए और हवा में एक गोली चला दी। एक महिला ड्राइवर बेटी लू जेनसन क्रॉसफायर में घायल हो गई। उनके प्रेमी माइकल मेजियू को भी गोली लगी और उन्हें गंभीर चोटें आईं। दृश्य एक भयानक फिल्म की तरह विकसित हुआ, जैसे कि हमलावर एक काले सूट और लाल या सफेद शर्ट में लिपटा हुआ था, अपनी गोली को फिर से लोड करता हुआ और फिर से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। गवाहों ने बाद में उसे लगभग 5'10" और 160 से 170 पाउंड का बताया, जिसका चेहरा अन्यायपूर्ण था। उन्होंने देखा कि वह जोड़े की कार की ओर चल रहा था, एक गहरे नीले 1962 स्टूडेबेकर लार्क, एक अजीब शांति के साथ। हवा में शीशे की टूटने की आवाज और चीखें भर गईं जब ड्राइवर और पैसेंजर पर हमला किया गया। खून हर जगह फैल गया, एक भयानक चित्र बन गया। माइकल मेजियू के आंखें उस रात की भयानकता का दर्पण हैं। वह उस समय केवल 19 वर्ष का था जब उन्हें अभी भी देखे जा सकने वाले हत्यारे द्वारा घायल कर दिया गया था। एक गोली उनके सिर को छू गई, जिससे गंभीर चोट लगी, लेकिन कृपया उन्हें गोली से बच गया। उनकी चोटें हालांकि उनके मन को अस्थायी रूप से छोड़ गईं। मेजियू की उस रात की यादें उन्हें कई वर्षों तक परेशान करती रहीं। गवाहों ने सुना कि एक कार का इंजन चल गया और दृश्य से दूर चला गया जैसे ही गोली चली। हालांकि एक गवाह ने दावा किया कि वह एक सफेद कार को देखा जो क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से चल रही थी। अन्य दृश्यों ने भी शीशे की टूटने की आवाज और चीखें सुनी जब हत्यारा दृश्य से भाग गया। कुछ गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक पैर चलने वाले आकार को पास के जंगल में देखा। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और पसंद करें। हर बार जब आप इस चैनल को किसी नए व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो हम विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए न्याय की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बिना आपके यह सब नहीं कर सकते। इसलिए धन्यवाद। देख रहे हैं। मैं आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाना चाहता हूं। 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक श्रृंखला की विचित्र और भयानक हत्याएं हुईं। हत्यारा, जिसे ज़ोडियक किलर के नाम से जाना जाता है, पुलिस को क्रिप्टिक पत्र और कोड भेजता था, उन्हें संकेत देता था और अपने अपराधों का दावा करता था। ज़ोडियक की वास्तविक पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, उनके अपराधों ने दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। ज़ोडियक की हत्या की श्रृंखला 1966 में शुरू हुई जब 17 वर्षीय डेविड फाराडे को उनकी 16 वर्षीय प्रेमिका बेटी लू जेनसन के साथ गोली मार दी गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना उत्तरी कैलिफोर्निया में एक अंधकारमय काल की शुरुआत थी। अगले 2 वर्षों में ज़ोडियक ने कम से कम 5 और शिकार किए, जो सभी युवा जोड़े थे जिन्हें किसी कारण से बेरहमी से मार दिया गया था। ज़ोडियक की विधि दोनों सावधानी और बेरहमी से भरी थी, जिससे उनके पीछे एक खून और भयानकता का पीछा छोड़ गया। केंद्रीय पात्र इस भयावह मामले में आर्थर ली एलन है, एक 39 वर्षीय निवासी वैले जो कैलिफोर्निया, अमेरिका में उस समय था जब ज़ोडियक किलर का आतंक का शासन था। 18 अक्टूबर 1933 को जन्मे एलन ने अपने जीवन की शुरुआत में एक अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जिया, जब तक कि ज़ोडियक किलर के साथ उनकी जुड़ाव नहीं हुआ। वह एक मैकेनिक के रूप में काम करते थे
और कभी-कभी पियानो के पाठ देते थे, लेकिन उनका दैनिक कार्यक्रम शांति और चुप्पी के दौरान काले बिंदुओं से भरा हुआ था। एलन का व्यवहार अनुमानित था, अक्सर उनके द्वारा जाने जाने वाले लोगों द्वारा दोस्ताना और यहाँ तक कि आकर्षक भी कहा जाता था। इन विशेषताओं के बावजूद एलन ने सच्ची अपराध कहानियों के साथ एक विशेष आकर्षण दिखाया, जो बाद में ज़ोडियाक किलर के साथ उनके जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया। एलन का दैनिक जीवन अपेक्षाकृत सामान्य था, लेकिन उनके भीतर की गहरी अस्थिरता शुरू होने लगी थी। वह एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को अकेले रखना पसंद किया, लेकिन जिन्होंने उनसे निकटता बनाई थी, उन्होंने उन्हें एक चतुर और आकर्षक वार्तालापी के रूप में वर्णित किया। एलन का मैकेनिक के रूप में काम करने का काम उन्हें अपने जीवन में एक संवाद और नियंत्रण का एक संवाद प्रदान करता था, लेकिन उनके शौक, जैसे कि हथियारों का संग्रह, एक अंधेरे पक्ष के संकेत देते थे। उनके परिवार के साथ उनका संबंध तनावपूर्ण था, विशेष रूप से उनकी मां के साथ, जिसे उन्होंने अपने जीवन के लिए एक विशेष समर्पण दिखाया था। एलन के परिवार के संबंध जटिल थे। उनके पिता को नशा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो उनके पुत्र के व्यक्तित्व की समस्याओं में योगदान कर सकते थे। आर्थर ली एलन के बारे में सबसे रोचक पहलू यह है कि वह एक प्रिय और संबंधित व्यक्ति थे। उन्हें एक स्थानीय संस्था में वॉलंटियर के रूप में जाना जाता था, जो जरूरतमंदों की मदद करते थे, और उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। उनकी शांत आत्मविश्वास और अनुमानित प्रकृति ने उन्हें आसानी से मिलाने में मदद की, जो उन्हें संदेह से बचने में मदद कर सकती थी। एलन के व्यवहार और दिखावट ज़ोडियाक किलर के विवरण के अनुरूप थे, लेकिन उनके अपराधों से जुड़ने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। यह प्रिय और संबंधित व्यक्तित्व की हवा केवल मामले की जटिलता को और भी रोचक बनाती है। एलन के संबंधों को विश्वास और तड़प के मिश्रण से पहचाना जा सकता था। उन्होंने अपनी मां पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई, जो उन्हें एक मजबूत रक्षा प्रदान करती थी, और उनके दोस्तों को अक्सर उनकी विचित्रताओं में फंस जाना पड़ता था। एलन के संबंधों में गहराई की कमी थी, लेकिन उन्होंने मानव संबंध की तलाश में एक व्यक्ति के रूप 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 में एक व्यक्ति। यह एक ठंडी दिसंबर की सुबह थी, 1968 की 4वीं तारीख, वैलेजो कैलिफोर्निया में एक छोटे से शहर में जो सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में स्थित था। मौसम ग्रे और धुंधला था। सैन फ्रांसिस्को बे से एक धुंधली धुंध से आ रही थी। सड़कें शांत थीं, केवल कुछ जल्दी उठने वाले लोग अपने दिन के काम में व्यस्त थे। इस चार्मिंग शहर के निवासियों को यह नहीं पता था कि एक क्रूर और घिनौना अपराध की शुरुआत होने वाली थी। दिन के दौरान समुदाय में एक अजीब सी अनिश्चितता का एहसास होने वाला था। डेविड फाराडे, एक 17 वर्षीय हाई स्कूल छात्र, ने अपनी 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड बेटी लू जेनसन को एक डेट पर आमंत्रित किया था, जो लवर्स लेन पर एक छिपी हुई जगह पर पार्किंग के लिए एक सुनसान स्थान था, जहां जोड़े अक्सर किस करने के लिए पार्क करते थे। जोड़े की योजना थी कि शाम को एक पार्टी में जाएंगे, लेकिन पहले
उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक ड्राइव पर जाएंगे और शाम के हवा का आनंद लेंगे। लगभग 9 बजे उन्होंने एक मृत अंतिम बिंदु पर पहुंचकर अपनी कार को पार्क में डाल दिया, इंजन को बंद कर दिया और पार्क में डाल दिया। यह एक शांति से भरा हुआ पल था, लेकिन जल्द ही यह वायलेंस में बदल गया। जब डेविड और बेटी लू कार में बैठे थे, तभी उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी कार से पीछे से आकर धक्का दिया। हत्यारा ने अपनी कार से निकलकर उनकी कार की ओर बढ़ा, डेविड को पीछे से 2 बार और सिर पर एक गोली मारी। फिर एक जानलेवा तेजी से हत्यारे ने अपनी दृष्टि बेटी लू पर केंद्रित की, जिसे पीछे से 5 गोलियां मारी। वह तुरंत मृत्यु हो गई। हत्यारा ने अपनी कार में वापस जाकर दौड़ लगाई और एक दृश्य छोड़ दिया जो पूरी तरह से आतंकित था। जोड़े के शरीर को अगली सुबह एक समूह के किशोरों ने पाया। वे केवल किशोर थे, निर्दोष और अनजान, जिनकी जिंदगी को क्रूर तरीके से मार दिया गया था। अपराध की सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह थी कि हत्यारे ने अपराध स्थल के पास एक कागज पर एक अजीब कोड छोड़ दिया था। यह कोड एक जिप्सी संदेश था, जो जिप्सी की विशेषता थी, जो जिप्सी के मोडस ऑपरेंडी का एक प्रमुख हिस्सा बन गया था। यह संदेश जिप्सी के जाल में फंसने वाले जांचकर्ताओं और सार्वजनिक के लिए एक पहेली बन गया था। संदेश पढ़ा, यह जिप्सी बोल रहा है। यह संदेश उन्हें दिल दहला देने वाला था। दुनिया को एक नए प्रकार के सीरियल किलर का परिचय मिला, जो अपने अपराधों के साथ नोटरी बिल्कुल आनंद लेता था। यह केवल जिप्सी के अपराध की शुरुआत थी, एक लंबी और डरावनी गेम ऑफ कैट एंड माउस की शुरुआत थी। जब अपराध की खबर फैली तो यह समुदाय में एक झटका देने वाला था। लोग डरे हुए थे, यह जानने के लिए कि यह कौन था और वह आगे क्या करेगा। पुलिस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन कोई भी सुराग न होने के कारण उन्हें जिप्सी के कोड को फिर से पढ़ने के लिए पेशेवर जासूसों और क्रिप्टोग्राफरों पर निर्भर रहना पड़ा। क्या आप मानते हैं कि हत्यारे ने इसे मिलाने के लिए या यह एक अपराध का अवसर था? हम इस मामले की जांच करते हुए इन प्रश्नों और अधिक का पता लगाएंगे। लेकिन अब आइए एक कदम पीछे लें और बड़े चित्र को देखें। डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन जिप्सी के कई शिकारों में से 2 थे, लेकिन उनकी मृत्यु ने समुदाय पर एक गहरा प्रभाव डाला। यह एक अज्ञात भय को जगाया और एक डर का एहसास जो कई वर्षों तक बना रहा। पुलिस को हत्यारे को पकड़ने के लिए दबाव था, लेकिन जिप्सी ने हमेशा एक कदम आगे रहा। जिप्सी की जांच जारी रही, एक अजीब सी अनिश्चितता ने शहर को घेर लिया। निवासी परेशान थे, यह जानने के लिए कि हत्यारा उन्हें देख रहा है। पुलिस ने दिन-रात काम किया, लेकिन 4 जुलाई 1969 की सुबह के घंटों में वैले जो पुलिस विभाग को एक संभावित अपहरण की सूचना मिली, लेकिन जल्द ही यह कुछ अधिक भयंकर में बदल गया। पुलिस जल्द ही यह समझ गई कि उन्हें एक श्रृंखला हत्यारे का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बाद में जाना जाएगा, ज़ोडियाक किलर ने अपनी पहली पुष्टि गई शिकार का दावा किया, 16 वर्षीय डेविड फाराडे और उनकी 17 वर्षीय प्रेमिका बेटी लू जेनसन। यह भयंकर दोहरी हत्या एक 3 साल की हत्या की श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक बन गई। पुलिस को शुरू में परेशानी हुई और यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे संभालना है। 31 जुलाई 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजे गए एक रहस्यमय पत्र ने जांच में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। पत्र, जिसे